मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे सभी एनटीटी स्टूडेंट्स का मेरे चैनल पे स्वागत है। और कैसे हो स्टूडेंट्स, और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? स्टूडेंट्स, मैं जानती हूँ कि आपको जो गाइडेंस है वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि आपके नेक्स्ट मंथ में एग्ज़ाम आने वाले हैं और 28 तारीख का आपका पहला जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है। स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि उसका सिलेबस क्या होगा, उन जो एग्ज़ाम्स हैं उनका सिलेबस क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि सिलेबस में आपको 10-10 नंबर वाले क्वेश्चंस भी याद करने होंगे, और ऐसा हो सकता है कि 10 नंबर वाला क्वेश्चन आपको 15 नंबर का भी पूछा जा सकता है, लेकिन आपको वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। आपको 10 नंबर वाला क्वेश्चन ही 15 नंबर का लिख देना है। और आपको स्टूडेंट्स जो 4-4 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं वो भी आएंगे, और 4 नंबर की जगह पे आपको 5 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो 4 नंबर वाले क्वेश्चंस आप याद करेंगे, आपको वो ही 5 नंबर के क्वेश्चंस को बनाकर उन्हें ही लिख देना है। वहाँ पे भी आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको जो तीसरा स्टेप है वो आपको 2-2 नंबर का क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाएगा, और ये आपको 5 क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर के। यहाँ पे आपको शब्दों की स्पष्टता आपसे पूछी जाएगी, तो वो आपको याद करने होंगे। एमसीक्यू हो या फिर शब्दों की स्पष्टता, तो आपको साथ साथ में शब्दों की स्पष्टता ज़रूर याद करनी है स्टूडेंट्स। जैसे सामाजिक वर्ग को स्पष्ट करें, कुंजन को स्पष्ट करें, या फिर जीवितारोपण क्या है इसको स्पष्ट करें, ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे। और ये सभी क्वेश्चंस आपको याद करने हैं स्टूडेंट्स, इनको इग्नोर नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये सारा जो सिलेबस है आपको पढ़ लेना है एक बार। इनमें कोई भी मुश्किल वाली बातें कुछ भी नहीं है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होने वाली सभी जो इनमें परिस्थितियां हैं वो ही दर्शाई गई हैं, और इसमें कुछ भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, डरना नहीं है कि हाय हमारे एग्ज़ाम है, हमारी तैयारी नहीं होगी। नहीं, एक बार रीडिंग लेने की ज़रूरत है, और आपके दिमाग में इनके रिलेटेड तो आप ही काफ़ी कुछ जानते हैं स्टूडेंट्स। जैसे ही आपके सामने कुछ भी बातें आती हैं, उनके साथ साथ मिलती जुलती बातें आप खुद भी एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। और लिख सकते हैं क्या है, आप लिखिए। तो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप पढ़िए, रीडिंग लीजिए, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होगी और सभी स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स लेकर पास होंगे। तो चलिए, मैं आज आपके लिए 10-10 नंबर वाले क्वेश्चन लेके आई हूँ स्टूडेंट्स। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये मैंने अपने हाथों से तैयार किए हैं, तो इनको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा और आपकी तैयारी हो जाएगी। और इनके बाद मैं 10-10 नंबर वाले क्वेश्चंस और भी वीडियो बनाऊंगी आपके लिए, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं। आज काफ़ी सारी बातें कर ली हैं हमने, तो कोई बात नहीं है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? तो स्टूडेंट्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, बच्चों के अनुभव पर प्रभाव डालने वाले कारक कौन कौन से हैं? कौन कौन से कारक हैं जो बच्चों के अनुभव पर प्रभाव डालते हैं? इसका मतलब है स्टूडेंट्स, जब बच्चे कुछ भी जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है, और उसमें उसके विकास होने में कौन कौन सी मुश्किलें आती हैं, कौन कौन से प्रभाव हैं जो उन पर पड़ जाते हैं, और कभी कभी उनका विकास रुक जाता है, या फिर उनका जो बौद्धिक विकास है वो रुक जाता है। टेंशन भरी ज़िंदगी हो जाती है, कभी कभी पढ़ा जो पेरेंट्स की वजह से वो मुश्किल हो जाते हैं, उनके बिहेवियर की वजह से, या फिर बाहर वालों या फिर पर्यावरण का जो बिहेवियर है, बाहर वाले वयस्कों का बिहेवियर है, वो भी प्रभाव डालते हैं उनके कारकों पर। तो चलिए हम आंसर देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो इसमें आंसर है स्टूडेंट्स, बच्चों के अनुभव पर निम्नलिखित कारक प्रभाव डालते। तो पहला है पारिस्थितिक संदर्भ, जैसे इसमें आ जाते हैं शहर, गांव, जनजीवन, जनजातीय। तो आगे है दूसरा जो ख है स्टूडेंट्स, ये है लिंग, जेंडर, और जो इसमें ग है सामाजिक कार्य। तो यहाँ पे आपसे इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकेगा। दूसरा क्वेश्चन आपको इसमें ये बना के पूछा जा सकता है कि शहर में रहने वाले बच्चे गांव में रहने वाले बच्चों से भिन्न कैसे होते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन भी यही आंसर में लिखना है। तो चलिए इनका हम आंसर देख लेते हैं। पारिस्थितिक संदर्भ में जो ऐसे कारक हैं वो कैसे प्रभाव डालते हैं बच्चों के अनुभवों पर। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स, परिस्थिति का यहाँ पर तात्पर्य है कि यह भौतिक पर्यावरण जिससे व्यक्ति
जीवन यापन करता है। इसमें भौगोलिक स्थिति, वनस्पति स्थिति, पशु जगत एवं प्रकृति संसाधन सम्मिलित हैं। खाद्य सामग्री, कपड़े व व्यवसाय कार्य विभाजन व पुरुष और स्त्री की जिम्मेदारियां परिस्थिति से निर्धारित होते हैं। तो वही बातें आ गई हमारे पास रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होने वाली हैं, आपको पता है। आगे चलते हैं। ग्रामीण, शहरों और जनजातीय क्षेत्रों की परिस्थितियां भिन्न होती हैं। मैदानी, रेगिस्तानी और तटवर्ती क्षेत्र भी एक दूसरे से परिस्थिति के आधार पर भिन्न होते हैं। तो ये सबको पता है कि कौन कौन सी परिस्थितियां हैं। कोई भी परिस्थिति आपसे एक आपस में मेल नहीं खाती है, सभी आपस में भिन्न होती हैं। और जैसे माहौल में जो भी रहता है, उनके सभी माहौल्स जो होते हैं आपस में भिन्न होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। बच्चे वे कौशल सीखते हैं जो जिन्हें अपनी परिस्थिति में जीवन यापन करने के लिए मदद करते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों के गांव में यहाँ भेड़ पालन मुख्य व्यवसाय है। बच्चे भेड़ों को चराने ले जाते हैं और उन बनाना भी सीखते हैं। इसी प्रकार तटवर्ती क्षेत्र के गांव के बच्चे तैरना, नाव चलाना, मछली फंसाना, उसे साफ करना आदि सीखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो जनजातीय है, ये अलग अलग जनजातियां हैं। तो यहाँ का जैसा रहन सहन है इसमें वैसा ही बताया गया है। तो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, जैसा कि पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वालों के बारे में बताया गया है और ग्रामीण क्षेत्रों के में रहने वालों के बारे में बताया गया है। तो चलिए, रेगिस्तान में रहने वाले बच्चे ऊँट की देखभाल करना सीखते हैं और साथ ही साथ रेत के तटों पर भी पार करना वो सीख जाते हैं। उनमें निपुण हो जाते हैं। रेत पर कैसे चलना है, उनको पार कैसे करना है, जैसा रहन सहन उनका होगा वो वैसे ही सीख जाएंगे। तो चलिए, शहरों में रहने का अनुभव। शहर में घनी आबादी और विविधता होती है। विविधता तो होती है स्टूडेंट्स। गाँव का माहौल जो है शहर से काफ़ी विभिन्न होता है। शहरों में पोल्यूशन होता है, ज़्यादा आबादी के कारण जैसे विविधता बताई गई है, मुश्किलें इसको कह देते हैं। जैसे घनी आबादी होती है वहाँ पे और उसके कारण विविधता, मुश्किलें ज़्यादा होती हैं। तो चलिए, एक और अमीर लोग हैं जो सब कुछ खरीदने की क्षमता रखते हैं और दूसरी ओर वे गरीब हैं जो जीवन निर्वाह के लिए परिश्रम करते हैं। भव्य तथा आलीशान घरों के समीप झुग्गी झोपड़ियाँ दिखाई देती हैं। उच्च आय वर्ग का एक 5 वर्षीय बालक स्कूल जाता है तो निम्न वर्ग का हम उम्र बालक नट का खेल दिखाकर अपनी जीविका अर्जित करता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो अमीर लोग होते हैं उनके बच्चे तो स्कूल जाते हैं, लेकिन जो गरीब लोग होते हैं तो वो अपना काम करते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया गया कि नट का खेल दिखाकर अपनी जीवन याचिका करता है। उसे तो रोटी का फिक्र होता है स्टूडेंट्स, अपना पेट पालने का फिक्र होता है। उसका मन करता है कि वो अपने पिता के काम में हाथ बटाए ताकि उनका जो घर का गुजारा है वो अच्छे से चल सके। और जो अमीर लोगों के बच्चे हैं उन्हें कोई फिक्र नहीं होता, कोई चिंता नहीं होती, उन्हें तो सब कुछ मिलता है और सुविधाएं सभी होती हैं, तो वो अच्छे से स्कूल जाते हैं। तो चलिए, शहर में समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए उपयुक्त सामान और सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। जिनके पास सुविधाएं उपलब्ध होती हैं वे साधन हैं सर्वोत्तम सामान खरीद सकते हैं। शहरों में बालिका किस प्रकार रहती है, किन सुविधाओं का उपयोग कर सकती है, वह दिन कैसे व्यतीत करती है, ये सब उसके सामाजिक वर्ग और परिवार के मानदंडों से निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए, झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले लोगों के बीच व्यवहारिक आदान प्रदान बहुत रहता है और बालिका कई साथियों के साथ बड़ी होती है। तो जो झुग्गी झोंपड़ियों वाले बच्चे होते हैं वो एक साथ खेलते हैं, एक साथ पलते हैं, एक साथ बड़े होते हैं और वो स्कूल की सुविधा भी उनके पास नहीं होती है। तो दूसरी ओर उच्च आय वर्गों के लोग बड़े व निजी मकानों में रहते हुए अपनी इच्छा के अनुसार पड़ोसी के साथ संबंध बनाते हैं। ऐसी स्थिति में बालिका इकलौती हो तो वह जब तक स्कूल नहीं जाती तब तक उसकी कोई सहेली नहीं होती। लेकिन जीवन की तेज़ रफ्तार का अनुभव सब में एक समान दिखाई पड़ता है। तो चलिए, दूसरा पॉइंट है हमारा गांव में रहने का अनुभव। गांव की कम आबादी इसे शहर से भिन्न करती है। छोटे गांव में अधिकांश लोग एक दूसरे को जानते हैं। गांव में यातायात, अस्पताल, सिनेमा, स्कूल और पक्की सड़कों जैसी सुविधाएं शहर की अपेक्षा में कम होती हैं। मतलब सुविधाएं शहर की अपेक्षा में कम होती हैं।
तो देखिए शहरों में तो सभी कुछ आसान होता है, तो जो गाँव में रहने वाले लोग होते हैं वो जो भी उन्हें काम होता है वो स्पेशल पहले बस की वेट करते हैं, उस पे चढ़ते हैं, उसको बस पे किराए लगाते हैं, पैसे लगाने पड़ते हैं उन्हें, तो जाके शहर में वो काम कर पाते हैं। अन्यथा कई बार तो गरीब लोग उनके पास किराया नहीं होता और वो बसों पे नहीं जा पाते, तो उनके काम रह जाते हैं। तो देखिए कितनी भिन्न है यहाँ पे शहर और गांव की ज़िंदगी। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, आप खुद से भी लिख सकते हैं कि शहर में कैसा जनजीवन है और गांव में कैसा जनजीवन है। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। यहाँ के जीवन की गति भी धीमी होती है, परिवार और जाति समूह के बीच कड़ी सीमाएं नहीं होती। परिणाम स्वरूप यहाँ बालिका दिन का काफ़ी समय अन्य घरों में बिताती है, अनेक साथियों के बीच बड़ी होती है। गांव में अधिकतर बच्चे अपने पुश्तैनी व्यवसाय को ही अपनाते हैं। बच्चों का अधिकांश समय अपने पिता की काम में मदद करने में ही बीतता है, और माता पिता की मदद किस हद तक चाहिए यह परिवार की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। यदि परिवार गरीब है तो परिवार के सभी सदस्यों को काम में हाथ बटाना पड़ता है। यदि परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी है तो बच्चों को स्कूल जाने का समय मिल जाता है और स्कूल की छुट्टियों में वे माता पिता की मदद करते हैं। तो देखिए ज़ाहिर है हमारे साथ सभी के साथ होता है, जिनके अच्छे घरों के बच्चे होते हैं वो स्कूल जाते हैं और जब छुट्टियों में वो थोड़ा बहुत काम करते हैं, तो असल में तो वो अपने स्कूलों में ही अपना समय जो है पाठशाला में अपना समय व्यतीत करते हैं। तो इनके जो मुकाबले में जो गरीब लोग होते हैं उनके बारे में बताया गया है, उनका समय कैसे व्यतीत होता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। बदलते हुए सूत्रों के साथ गांव में शिक्षा का महत्वपूर्ण मान्यता मिलने लगी है। जो माता पिता समर्थ हैं वे अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं और बेटियों को कम से कम प्राथमिक शिक्षा अवश्य देना चाहते हैं। गांव में चिकित्सक संबंधी सुविधाएं नहीं होती हैं, जिसके कारण लोगों को कई बीमारियों का उचित उपचार नहीं मिल पाता है। अगर गांव के आसपास कोई स्कूल ना हो तो अधिकांश बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। ग्रामीण बच्चों की तुलना में शहरी बच्चों की जानकारी भिन्न होती है। तो हमारा तीसरा पॉइंट आ गया है स्टूडेंट्स यहाँ पे, जनजातीय क्षेत्र में रहने का अनुभव। जनजातीय क्षेत्र क्या होते हैं? जनजातीय क्षेत्र जो होते हैं वो जैसे कहीं पे लोग शहर से बाहर जाके रहने लगते हैं। तो जैसे गांव के बाहर लोग जैसे झुग्गी झोंपड़ी वाले लोग हैं, या फिर जो स्पेशल जो कुछ जातियाँ ऐसी होती हैं जो अपने आप पर जिनका जीवन है उनके अपने आप पर ही निर्भर करता है, वो किन्हीं दूसरों के साथ घुलते मिलते नहीं हैं, घुल मिल नहीं पाते हैं। तो ऐसी जनजातियों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो चलिए देखते हैं। जनजातीय जीवन में बहुत विविधता है। शहरों और कस्बों के नज़दीक की जनजातियाँ उनके संपर्क में आने से वहाँ के जीवन की मुख्य धारा में घुल मिल गई हैं। कुछ जनजातियाँ बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग रहती हैं, उनका बाहरी लोगों से ना के बराबर ही संपर्क होता है। ये जनजातियाँ पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होती हैं, केवल कुछ वस्तुओं के लिए ही बाहरी दुनिया पर आश्रित होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि पहाड़ी मड़िया जनजाति के लोग जो हैं वो अपनी ही खेती करते हैं और उसी पर गुजारा करते हैं। कुछ ही चीज़ें हैं जो वो दूसरे शहरों से जाकर खरीदते हैं। तो इसके लिए मैंने MCQ में भी चर्चा की है, आप लोगों में ने पढ़ा भी होगा। तो स्टूडेंट्स इसमें से MCQ आपको खुद बनाने हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। जनजाति एकता का प्रतीक होती है। ये लोग कानून प्रथाओं और प्रतिमान से अपने को बांधे रखते हैं। पहाड़ी मड़िया जाति में विवाह से पूर्व यौन की आज्ञा है, परंतु कौटुंबिक व्यभिचार बिल्कुल वर्जित है। तो यहाँ पे कौटुंबिक व्यभिचार जो है स्टूडेंट्स ये क्या है? ये है जो जब तक इस जाति में बच्चे की उम्र नहीं हो जाती है तब तक वो उस बच्चे की शादी नहीं करते हैं और उसका विवाह नहीं होता है। तो ये इस पे यहाँ पे हमने कौटुंबिक व्यभिचार जो है इसको मैंने एक्सप्लेन किया है कि बिना उम्र के, जब तक बच्चा उम्र का नहीं हो जाता है, उसकी शादी की उम्र नहीं हो जाती है, तो वो बच्चे का विवाह नहीं करते हैं।
तो चलिए, बाल विवाह बिल्कुल नहीं होता। देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट हमारा आ गया है कि यहाँ पे बाल विवाह बिल्कुल भी नहीं होता है। तो यहाँ पे यदि आपको पूछा भी जाता है तो कौटुंबिक व्यभिचार को आप स्पष्ट कीजिए, तो आपको क्या बताना है कि बिना उम्र के बच्चे की शादी नहीं होती है। यहाँ पे बाल विवाह बिल्कुल नहीं होता है। तो ये आपको वहाँ पे अपना पॉइंट लिखना है। तलाक लेना व देना पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए आसान है। यहाँ शिक्षक लोगों की संख्या बहुत कम है और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की कमी के कारण अस्वस्थता बहुत अधिक है। पहाड़ी मडिया जनजाति राज्य सरकार एवं स्वैच्छिक संस्था के कारण बाहरी दुनिया से जुड़ गई है। तो चलिए, दूसरा पॉइंट हमारा आ गया है स्टूडेंट्स, लिंग यहाँ पे है। तो बच्चे के अनुभव निर्धारण में लिंग एक सहपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पे लिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, ये तो आम सी बात है। जैसे कि आप लोग जानते ही हो कि जो पेरेंट्स हैं वो लिंग भेदभाव तो करते हैं। पेरेंट्स चाहते हैं कि हमें लड़का ही चाहिए, लड़की नहीं चाहिए। तो ये यहाँ पे जैसे ऐसे भेदभाव हैं, उन्हें लिंग भेदभाव कहा जाता है। आगे देख लेते हैं, पालन पोषण किस प्रकार हुआ, बच्चे को कैसे अवसर और सुविधाएं मिली और अन्य लोगों का उसके साथ परस्पर संबंध कैसा था। ये सभी बातें अधिकांश बच्चे के लिंग से निर्धारित होती है। एक स्पष्ट भिन्नता जो हमें दिखाई देती है वह है उनका पहनावा, परंतु इससे कई अधिक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली भिन्नता है लोगों की लड़कों और लड़कियों के प्रति भिन्न अभिव्यक्तियाँ की अपेक्षा अधिक महत्व दिया जाता है। यहाँ पे लड़के और लड़कियों की जो अपेक्षाएं हैं वो अधिक देखने को मिलती हैं। तो लड़के का जन्म खुशी का मौका दिखाया जाता है और जबकि परिवारों में लड़की के जन्म पर महात्म मनाया जाता है। स्टूडेंट्स, लोग जब लड़की हो जाती है महात्म मनाते हैं। तो मैं कह सकती हूँ, अपने मन से कहती हूँ मैं, कि आज भी बहुत सारे लोग हैं जो लड़की के जन्म पे आंसू बहाते हैं, जबकि जो एक लड़की है वो लड़कों से आगे रहती है हमेशा और हर क्षेत्र में लड़की ने कामयाबी हासिल की है। तो वहाँ पे हमें ये देखिए, जबकि परिवारों में लड़की के जन्म पर माता पिता ज़्यादा खुश नहीं होते, आंसू बहाते हैं। तो चलिए, कुछ परिवारों में लड़के के बीमार होने पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, जबकि लड़के की बीमारी पर तुरंत ध्यान दिया जाता है। लड़कियों की अपेक्षा लड़कों के लिए शिक्षा आवश्यक समझी जाती है। अधिकांश माता पिता यहाँ एक लड़के की पढ़ाई के लिए संपत्ति बेच देते हैं, दूसरी ओर इसी संपत्ति को वह लड़की के विवाह पर लगा देते हैं। वो उस लड़की को पढ़ाते नहीं हैं, बल्कि जो उनकी संपत्ति है उसको बेचकर उसकी शादी कर देते हैं, लेकिन उसे पढ़ाया नहीं जाता। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट्स, लड़की के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसे कि वह अपने ही घर में स्थायी सदस्य ना होकर अस्थायी सदस्य हो। स्थायी सदस्य मतलब वो अपने घर में ही पराई बन के रही होती है, वहाँ पे उसको परायापन मिलता है। तो चलिए, तीसरा पॉइंट है हमारा सामाजिक वर्ग। समाज में सामाजिक वर्ग आर्थिक और सांस्कृतिक सांस्कृतिक व्यवस्थाओं का समूह है। अंत व्यक्ति के सामाजिक वर्ग का निर्धारण उसके परिवार की शिक्षा, व्यवसाय व आय द्वारा होता है। उच्च सामाजिक वर्ग के लोगों की आय अधिक होती है और वे बड़े मकानों में रहते हैं। कम आमदनी, गरीबी, निम्न शैक्षिक स्तर रहने के लिए छोटे मकान नियम सामाजिक वर्ग से संबंधित होते हैं। धनी और निर्धन लोगों के बीच सामाजिक आर्थिक दर्जों के कई स्तर हैं। सामाजिक वर्ग यह निर्धारण करता है कि बालिका को किस प्रकार के अवसर और सुविधाएं उपलब्ध होंगी। तो ये था हमारा जो लिंग की स्पष्टता थी वो हमने बताया है स्टूडेंट्स। तो चलिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, लगाव शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए, इसका महत्व भी बताइए। तो यहाँ पे लगाव शब्द को एक्सप्लेन किया जाएगा। देख लेते हैं हम, शिशु तथा पालनकर्ता के बीच भावनात्मक संबंध, भावात्मक संबंध जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो एक दूसरे के बीच जो मोह होता है, स्नेह होता है, उसको भावात्मक संबंध कहा जाता है, भावात्मक विकास। जबकि एक बच्चा एक अध्यापक के साथ मिलता जुलता है, उसके साथ अपनी जो भावनाएं हैं वो जाहिर करता है, शेयर करता है, उसको कहते हैं भावात्मक संबंध। तो चलिए, दिनों दिन विकसित होते रहते हैं। जब माता शिशु को अपनी गोदी में उठाती है और एकटक देखती है, उसी क्षण दोनों के बीच संचार शुरू हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि वास्तव में माँ और शिशु
सतर्क होते हैं और माँ के साथ आंखों से संपर्क बना सकते हैं। वह प्रारंभिक लगाव शिशु को सुरक्षा का एहसास भी दिलाता है। आमतौर पर वह सलाह दी जाती है कि जन्म के तुरंत पश्चात शिशु की माँ के पास ही रहने देना चाहिए। इससे प्रीपोषण गतिविधियाँ जैसे खिलौने, नहलाने आदि से उनके बीच संबंध होने लगता है। तो जैसे जैसे माँ अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, उसके साथ बिहेव करती है, अच्छा या बुरा बिहेव करती है, वैसे वैसे उनमें जो संबंध है वो बनने शुरू हो जाते हैं। अच्छा बिहेव करेगी माँ तो अच्छे संबंध बनते हैं। तो यदि उसके बच्चे के साथ क्रूरता से पेश आएगी तो बच्चा वैसा ही चिड़चिड़ा सा बनना शुरू हो जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट। शिशु को भूख लगने पर वह रोता है और माँ उसे गोद में उठाकर दूध पिलाती है। वह माँ के स्पर्श को महसूस करता है और उसकी आवाज़ सुनता है। दूध पिलाने से पहले और उसके बाद बालक से बात करती है, उसके साथ खेलती है और गुदगुदी करती है। इस प्रकार की भूख मिटाने के साथ साथ माँ उससे शारीरिक स्पर्श द्वारा उसकी ओर एकटक देखकर, मुस्कुराकर बात करके और उसके साथ खेलकर सामाजिक प्रेरणा भी प्रदान करती है, जो परस्पर स्नेह के विकास का आधार है। इस प्रकार की दैनिक क्रियाओं से माँ और शिशु के बीच एक स्नेह भरी संबंध, जिसे लगाव कहते हैं, विकसित होता है। लगाव दो लोगों के बीच भावात्मक संबंध को कह सकते हैं और इस संदर्भ में इतना तात्पर्य पालनकर्ता और शिशु के बीच के संबंध में है। शिशुओं का उन लोगों से लगाव होता है जो उनकी देखभाल करते हैं। अधिकतर शिशु की देखभाल माँ ही करती है और शिशु का उससे लगाव हो जाना स्वाभाविक है। यह लगाव ही उनका पहला सामाजिक संबंध होता है। अगर दूध पिलाने की क्रिया स्नेहमयी और सुखमय ना हो तो संभव है कि पालनकर्ता के साथ लगाव विकसित ना हो। अगर माँ उसे चिड़चिड़ी होकर या उसे नफरत से दूध पिलाती है तो बच्चा भी वैसा ही बन जाता है। अगर दूध पिलाते समय या नहलाते समय या तनावग्रस्त है, माँ जो है तनावग्रस्त है, शिशु का ठीक से नहीं उठाती है या रूखा व्यवहार करती है तो शिशु अपनी परेशानी को माँ की उपस्थिति से जोड़ने लगते हैं। जब इस प्रकार की दुखदायी घटनाएं कई बार होती हैं तो शिशु दूध पीते समय चिंतित और भयभीत रहते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चे लगाव विकसित नहीं कर पाते हैं। इसके विपरीत भावात्मक रूप से सुरक्षित शिशु अधिक मुस्कुराते हैं, कम रोते हैं। वातावरण के अध्ययन से जैसे कि आपको पता ही है, वातावरण में जैसे जैसे शिशु पनपता है, जैसे जैसे शिशु पलता है स्टूडेंट्स, वैसे वैसे उसका विकास होता है। और यहाँ पे हमें बताया गया है कि उसका जो यदि भयभीत रहता है शिशु तो वो वैसा बन जाता है, यदि हंस के मुस्कुराते हुए उसका जो पालन पोषण होता है तो वो वैसा बन जाता है। जो बच्चे नफरत के साथ पलते हैं उनका विकास नहीं हो पाता है, और जो बच्चे खुशी के साथ माँ उन्हें स्नेह से पालती है, खुश होकर पालती है, तो वो बच्चे खुशी से और तेज़ी से बढ़ते हैं और उनका जो बौद्धिक विकास है वो भी अच्छा हो जाता है। तो चलिए वातावरण के अन्वेषण के लिए तत्पर रहते हैं और हर समय भयभीत होकर माँ से चिपके नहीं रहती। तो चलिए माँ के लगाव में बारे में तो हमने जान लिया। आगे देखते हैं पिता से लगाव। पिता से लगाव भी उतना ही होता है जितना माँ जितनी ज़रूरी है उतना ही पिता भी ज़रूरी है। तो चलिए पिता से लगाव देख लेते हैं। सामान्यतः शिशु के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति माँ है, परंतु पिता की माँ के समान महत्वपूर्ण भूमिका होती है। माँ के समान ही वे भी शिशु की देखभाल करने के योग्य होते हैं। वे भी उतने ही स्नेह भरी, संवेदनात्मक और अनुक्रिया दिखाने वाले हो सकते हैं। अगर पिता जन्म से शिशु से अंत क्रिया करते रहते हैं, उनके साथ खेलने में वक्त बिताते हैं और उनकी देखभाल करते हैं, तो शिशु के पिता के साथ भी दृढ़ भावात्मक संबंध स्थापित हो जाते हैं। तो चलिए जो ज़्यादा जातियां हैं, तो ज़्यादा संबंध किन किन के साथ बनते हैं स्टूडेंट? जैसे बाहर से कोई आया उसके साथ संबंध बन गए, या घर में कोई अपने माँ और पिता के अलावा और कोई सदस्य है तो उनके साथ भी बच्चों के संबंध बनते हैं।
तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ज़्यादा संबंध बनाना, एक या दो व्यक्तियों के साथ ऐसे प्रथम सुदृढ़ संबंध के बाद धीरे धीरे शिशु अन्य लोगों जैसे दादा दादी, बहनें, भाई, चाचा चाची के साथ भी भावात्मक संबंध बनाते हैं। उन सभी लोगों के साथ उनके भावात्मक संबंध बन जाते हैं जो उनकी देखभाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर घर में शिशु से उम्र में कुछ वर्ष बड़े बच्चे हैं तो शिशु की उनसे अपने हम उम्र बच्चे आपसी सहयोग से कुछ वर्ष बड़े होते हैं तो शिशु की उनसे अपने हम उम्र शिशुओं की अपेक्षा अच्छी दोस्ती होती है। इसका कारण है कि बड़े बच्चे उनके प्रति सहनशील होते हैं जबकि हम उम्र बच्चे आपसी सहयोग से नहीं खेलते। बड़े बच्चे शिशु के साथ खेलने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, उसकी देखभाल संबंधी सरल क्रियाएं ही प्रसन्नतापूर्वक करते हैं। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स। चलिए तीसरा क्वेश्चन है हमारा, किसी पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करने के लिए जांच सूची किस प्रकार की तैयार की जाती है। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम आपको पाठ्यक्रम की जो मूल्यांकन है, पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करते हैं हम अपनी तरफ से। जब बच्चों का एग्ज़ाम लेते हैं उसे रिटर्न में हमें कैसे बनाना है, ये क्वेश्चन है यहाँ पे। पाठ्यक्रम का मूल्यांकन किस प्रकार तैयार किया जाता है, कैसे वो पेपर हम बनाते हैं अपने रिटर्न में, अपनी तरफ से लेना है जो क्वेश्चन पेपर, वो हमें यहाँ पे बताया गया है। तो चलिए, किसी पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करने के लिए जांच सूची किस प्रकार की तैयार की जाती है। उत्तर है स्टूडेंट्स, पाठ्यक्रम के मूल्यांकन के लिए जांच सूची निम्नलिखित तरीके से बनाई जाती है। सही का निशान सही के सामने और हाँ वाले कॉलम में लगाइए, जबकि केंद्र की गतिविधियों में वह स्पष्ट हो, और नहीं का निशान जो है वो नहीं वाले कॉलम में लगाइए जब वह गतिविधि स्पष्ट ना हो। तो चलिए यहाँ पे पहले मदों की सूची है। जो क्वेश्चन आपने यहाँ पे डाले हुए हैं, ये जो क्वेश्चन है लिखे हुए हैं, ये देख रहे हैं आप, ये क्वेश्चंस हैं और इनके सामने आपको बताना है, बच्चों को बताना है। ये यहाँ पे जो ब्रैकेट मैंने यहाँ पे लगाए हैं, इनमें वो अपना हाँ या नहीं में उत्तर देंगे कि ये सही है या नहीं है। और ये हाँ, यहाँ पे कौन से क्वेश्चंस बच्चों से पूछे गए हैं, तो ये मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। यहाँ पे पहला पॉइंट है स्टूडेंट्स, एक व्यवस्थित दैनिक कार्यक्रम है। एक व्यवस्थित दैनिक कार्यक्रम है, तो यहाँ पे ये गलत है या नहीं है। जो व्यवस्थिति है वो दैनिक कार्यक्रम है या नहीं है, ये बच्चों को यहाँ पे बताना है। दूसरा पॉइंट है, ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चे जो कर रहे हैं उससे वह प्रसन्न हैं और उसे पसंद करते हैं तथा उसके प्रति उत्साहित भी हैं। तो यहाँ पे सही या नहीं का उत्तर देना है बच्चों को। तीसरा पॉइंट है स्टूडेंट्स, कार्यक्रम विकास के सभी क्षेत्रों को बढ़ावा देता है, अर्थात यह बच्चों का पूर्ण विकास करता है। तो यहाँ पे भी इस ब्रैकेट में 3 नंबर के सामने ब्रैकेट बनाया है, यहाँ पे स्टूडेंट को आंसर देना है। चौथा क्वेश्चन है, खेल क्रियाएं बच्चों की आवश्यकताओं के अनुरूप होती हैं, और ये यहाँ पे सही या गलत का निशान लगाएंगे बच्चे कि ये सही है या गलत है। क्रियाएं रोचक एवं चुनौतीपूर्ण हैं। 6वां पॉइंट है स्टूडेंट, छठा पॉइंट है यहाँ पे हमारे पास, सामान्य रूप से बच्चे क्रियाओं में व्यस्त रहते हैं, वे बैठे नहीं रहते। 7वां पॉइंट है, खेल क्रियाओं में विविधता है, मतलब कि बाधाएं हैं, खेल क्रियाओं में बाधाएं हैं या नहीं है, ये स्टूडेंट को बताना है। 8वां पॉइंट है स्टूडेंट्स, क्रियाएं बच्चों को अपने आप को अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करती हैं। 9वां पॉइंट है, क्रियाएं इस प्रकार की हैं कि वे बच्चे का प्रयोग तथा अन्वेषण करने एवं प्रश्न पूछने का अवसर देती हैं। यदि आपको स्टूडेंट्स इससे ज़्यादा आपको पता है, आप अपनी तरफ से बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो भी वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अपनी तरफ से आप पॉइंट लिख सकते हैं। तो चलिए 10वां पॉइंट है, बच्चों का जिज्ञासा को संतुष्ट किया जाता है। बच्चों की जिज्ञासा मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया था, जिज्ञासा क्या होता है, इच्छा होती है। बच्चों की इच्छा को संतुष्ट किया जाता है या नहीं किया जाता है, ये बच्चों को आंसर देना है। 11वां क्वेश्चन है, बच्चों को आपस में बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो 12वां क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, प्रतिदिन कुछ भीतरी तथा कुछ बाहरी खेल क्रियाएं आयोजित की जाती हैं। 13वां क्वेश्चन है, प्रतिदिन संरचित तथा मुक्त खेल क्रियाओं में सामंजस्य रखा जाता है। 14वां क्वेश्चन है,
ऊर्जस्वी एवं शांत क्रियाओं में सामंजस्य क्या है? तो सामंजस्य क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पे सामंजस्य का मतलब है अंतर। तो देखिए 13वां पॉइंट में भी ये शब्द लिया गया है, प्रतिदिन संरचित तथा मुक्त खेल क्रियाओं में सामंजस्य रखा जाता है। आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे संस्कृत का शब्द यूज़ किया गया है, तो ये यहाँ पे सामंजस्य का अर्थ है अंतर रखा जाता है। 14वें क्वेश्चन में भी उन्होंने सामंजस्य का शब्द का प्रयोग किया है, ऊर्जस्वी एवं शांत क्रियाओं में सामंजस्य रखा जाता है, तो यहाँ पे अंतर। और ऊर्जस्वी स्टूडेंट्स क्या होता है? ऊर्जस्वी से जोश भरी एवं यहाँ पे शांत, ऊर्जस्वी एवं शांत क्रियाओं में सामंजस्य है, अंतर। 15वां क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यहाँ पे सामूहिक एवं व्यक्तिगत के अवसर प्रदान किए जाते हैं। 16वां क्वेश्चन है, एक क्रिया को समाप्त करने पर दूसरी क्रिया व्यवस्थित ढंग से शुरू की जा सकती है। तो हमारा 17वां पॉइंट है यहाँ पे, क्रिया के चयन में शिक्षक लड़के तथा लड़कियों में भेदभाव नहीं कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में लड़के तथा लड़कियों को समान रूप से सभी क्रियाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। 18वां पॉइंट है स्टूडेंट्स, पाठ्यक्रम बाल केंद्रित है, अर्थात वह बच्चों की आवश्यकता तथा उनकी रुचियों पर आधारित है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं कि मैं उनके लिए जो नोट्स हैं वो तैयार करूं। तो स्टूडेंट्स नोट्स तैयार करने हैं, DECE 1 के काफ़ी सारे यूनिट हैं, उनके ब्लॉक्स हैं और यूनिट वाइज जो उनका सिलेबस है, काफ़ी सारा सिलेबस है स्टूडेंट्स। यदि मैं नोट्स बनाऊंगी तो मैं आपके लिए ये वीडियो नहीं बना पाऊंगी, किंतु मैं यही चाहती हूँ कि मैं आपके लिए हर रोज़ नई वीडियो बनाऊं और आपकी तैयारी करवाऊं। तो मेरी आपको यही सलाह है कि आप लोग जैसे जैसे मैं वीडियो बनाती हूँ उसको देखिए, उसको पढ़िए, उसकी तैयारी कीजिए, तो आपको नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे सिलेबस का सवाल है, मैंने आपको बता ही दिया है, पहले भी बता दिया था, वीडियो शुरू होने से पहले मैंने आपसे कहा था कि